इस वीडियो में मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊँगा और उनके पीछे की बैक स्टोरीज़ भी बताऊँगा। ये कहानी है फ्रांस के एक छोटे से शहर वर्साई की, जो पेरिस के बिल्कुल पास एक छोटा-सा टाउन है। लोग एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे और सबको ये पता था कि वो यहाँ पर क्यों जमा हो रहे हैं। और बाहर जो हुजूम लगा हुआ था लोगों का, वो बहुत ही माहौल को उसने टेंस बनाया हुआ था और लोग अपना डर छुपाने के लिए मज़ाक कर रहे थे, शराबें पी रहे थे और एक-दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। और कुछ लोग बिल्कुल ही खामोश एक जगह के ऊपर खड़े हुए थे या बैठे हुए थे, क्योंकि वो मामले की नज़ाकत को समझ रहे थे और जो होने वाला था उसके लिए वो एक रिस्पेक्ट दे रहे थे। तकरीबन रात के 1 बजे वो बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उन सभी ने डार्क ब्लैक कलर का यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था और उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। जैसे ही वो बाहर निकले हैं, जहाँ पर भी भीड़ जमा थी, भीड़ थोड़ा-सा पीछे हो गई ताकि वो उन्हें रास्ता दे सके, जो भी उन्होंने चीज़ें परफ़ॉर्म करनी है। वो लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना रहे थे जो कि बहुत ही स्मूथ और तेज़ और वेल प्रैक्टिस था। जैसे कि उन्होंने ये सैकड़ों दफ़ा किया हो और 3 बजे तक वो स्ट्रक्चर रेडी हो गया। और उन्होंने उस स्ट्रक्चर के आगे एक बाल्टी रख दी थी और उसके बाद उन्होंने जो भी वो टूल्स वगैरह साथ लेकर आए थे, जो इस्तेमाल करके उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, वो वापस इन्होंने जमा किया और बिल्डिंग के अंदर ले गए। और वहाँ पर बाहर जो हुजूम लगा हुआ था, उन सभी को पता था कि ये एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है। वो जो स्ट्रक्चर बना के गए थे, उसका नाम था गिलोटिन। और सभी को पता था कि अब इसके बाद क्या होने वाला है और इसी का तो वो इंतज़ार कर रहे थे। और वक़्त गुज़रता जा रहा था और बाहर जो हुजूम लोगों का बना हुआ था, वो उन्हें पता था कि ये जो कुछ भी होगा, ये रात के अंधेरे में ही किया जाएगा। जैसे ही सूरज की किरण निकलेगी, ये चीज़ जो है पोस्टपोन हो जाएगी। और वो इसी इंतज़ार के अंदर बेसब्रे होते जा रहे थे। वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो ड्रिंक कर रहे थे, वो आपस में मज़ाक कर रहे थे ताकि किसी न किसी तरह ये टाइम गुज़र जाए। क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर ये सूरज निकल आया तो ये चीज़ वो नहीं देख पाएँगे जिसके लिए वो रात से खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सूरज निकलेगा, रिपोर्टर्स अपने कैमरा वगैरह लेके वहाँ पर आ जाएँगे और रिपोर्टर्स की मौजूदगी में ये काम सरअंजाम नहीं दे होगा। लेकिन इसी इंतज़ार के अंदर पौने 5 का वक़्त हो गया और सूरज की किरणें निकलने लग गईं और रिपोर्टर्स वहाँ पर अपने कैमरा वगैरह लेके जमा होने लग गए। और सभी ने जब ये चीज़ देखी कि रिपोर्टर्स यहाँ पर आ गए हैं और सूरज वहाँ से निकल आया है, तो हो सकता है कि अब ये एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगी। लेकिन ठीक उसके 5 मिनट बाद उस बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलता है। बिल्डिंग में से 2 गार्ड्स बाहर निकले हैं और उनके साथ एक 31 साल का आदमी भी था, जिसे उन्होंने जिसके हाथ पीछे की तरफ को बाँधे हुए थे और उसे वो लेकर निकले हैं। और उस बंदे का नाम था यूजीन वाइडमैन। वो एक कन्विक्टेड किलर था, कन्विक्टेड सीरियल किलर। और जो उसकी शर्ट थी, उसके कॉलर भी उन गार्ड्स ने अंदर की तरफ को किए हुए थे। यूजुअली जब तुम सैलून के ऊपर जाते हो तो सैलून वाला तुम्हारे कॉलर जो है अंदर को टक कर देता है। और वो इसलिए किया गया था ताकि उसकी गर्दन जो है पूरी तरह से विज़िबल रहे और दरमियान में कोई रुकावट ना हो और वो अच्छे से गर्दन देख सकें उसकी। और उसके साथ जो गार्ड थे वो एग्ज़ीक्यूशनर्स थे और जैसे ही वो बाहर निकले हैं, उन्होंने उसे अपने साथ से जाकर उस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा कर दिया जिसका नाम गिलोटिन है। और वहाँ पर जाके एक जो है वो दूसरी साइड के ऊपर चला गया, उसके बैक साइड के ऊपर, और एक उसके साथ वहाँ पर उसे एडजस्ट करने में लग गया। जैसे ही यूजीन को वहाँ पर लाया गया और उसकी गर्दन को गिलोटिन के ऊपर वो एडजस्ट किया है, वो पूरा जो हुजूम था वो चिल्लाने लग गया। वो कुछ लोग चीयर कर रहे थे, खुशी के अंदर झूम रहे थे और कुछ लोग उसे लानत और मलामत कर रहे थे। और ये एक तरह का केओस था वहाँ पर। यूजीन ने अपना सर भी नहीं उठाया था, उसने उस हुजूम के अंदर किसी भी बंदे के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं किया था, ना वो इनकी किसी बात का जवाब दे रहा था। और वो जो गार्ड था जो इसका सर वहाँ पर एडजस्ट कर रहा था, उसने उसका सर नीचे की तरफ को एडजस्ट कर दिया था। और उसने इसे इस तरह से एडजस्ट किया था ताकि उसकी गर्दन जो है वो बिल्कुल उस ख़ास जगह के ऊपर एडजस्ट हो जाए और वहाँ पर विज़िबल रहे। और उसके ऊपर एक ब्लेड लगा हुआ था जो कि इंतज़ार कर रहा था अपनी रस्सी टूटने का। और उसी के बिल्कुल नीचे वो बाल्टी रखी हुई थी। और जो एग्ज़ीक्यूशनर जो एक साइड पे खड़ा था, उसने उसके पास लीवर था और जैसे उसने उसे खींचा है, उसी वक़्त ब्लेड जो है वो नीचे गिर पड़ा।
जैसे ही वो ब्लेड नीचे गिरा है उसके साथ यूजीन की और लोग जो है वो जल्दी से चीखते हुए कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग चिल्लाने लग गए खुशी के साथ। और आगे बढ़कर वो अपने कपड़ों और अपने रुमालों के ज़रिए वो जो बकेट के अंदर यूजीन का खून गिर रहा था, उससे अपने कपड़े और रुमाल जो है वो भिगोने लग गए उसके अंदर। ये कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ था। और क्योंकि इस वक़्त सूरज निकल चुका था और रिपोर्टर्स वहाँ पर जमा हो चुके थे, तो रिपोर्टर्स ने हर एक चीज़ कैप्चर कर ली। उन्होंने तस्वीरें ले लीं, उन्होंने इसकी वो वीडियो क्लिप्स बना लिए और इवन की हेडलाइन्स वगैरह भी उस दिन के लिए बना ली थी। कुछ ही दिनों में ये सारी तस्वीरें, ये वीडियो क्लिप्स पूरी दुनिया ने देख लिए और फ्रांस को इस चीज़ के लिए हर जगह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि लोग एक इंसान की मौत के ऊपर वहशियाना तौर पे हँस रहे थे, उसे चीयर कर रहे थे। जैसे ये चीज़ हुई, फ्रांस के लीडर्स ने उस वक़्त एक फ़ैसला लिया कि आज के बाद वो कोई भी पब्लिक एग्ज़ीक्यूशंस नहीं करेंगे। वो गिलोटिन को यूज़ करते रहे, अगले सालों तक इस चीज़ को वो यूज़ करते रहे हैं, लेकिन कभी भी इस इंसिडेंट के बाद पब्लिकली उन्होंने इसे यूज़ नहीं किया। ये हमेशा उस बिल्डिंग के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे ही होता रहा है। और गुलिरेन की एग्ज़ीक्यूशंस के मुतालिक कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो हैं, वो ये भी हैं कि जैसे ही वो ब्लेड आपका सर अलग करता है, तो उसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन है वो 10 से 12 सेकंड के लिए कॉन्शियस रहता है। तो ये कई दफ़ा एग्ज़ीक्यूशनर्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि जैसे ही वो बकेट के अंदर जो सर होता है, हमने एग्ज़ीक्यूशन के बाद उसे बुलाया है तो वो फ़ौरन से उसने हमें रिस्पॉन्ड किया है। उसने जहाँ से आवाज़ आई होती है, सर और आँखें उस तरफ को घूम जाती हैं और वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे बोल नहीं होता। और ये सिर्फ़ 10 से 12 सेकंड तक ये चीज़ रहती है, क्योंकि उसके बाद दिमाग को ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है और दिमाग मर जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जो यूजीन की डेथ के ऊपर ली गई थी। अब ये जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये उस बंदे की स्टोरी है जिसे एक टाइम के ऊपर सब लोग इससे जलते थे और इसकी लाइफ को जो जैसे आज हम बड़े बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स की लाइफ को देखते हैं, उस टाइम पे लोग इसकी लाइफ को बिल्कुल वैसे देखते होते थे। इस बंदे का नाम है एबन बेयर्स। ये एक इंतहाई रिच फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। ये 1900s की बात है। ये बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम इंसान था और इसने येल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली थी। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद एबन बेयर्स वर्ल्ड क्लास गोल्फर बन गया। 1906 के अंदर इसने वर्ल्ड क्लास यूएस एमेच्योर गोल्फ की चैंपियनशिप जीत ली थी, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फ टूर्नामेंट होता है। वो इससे भी ज़्यादा प्रो लेवल पर जा सकता था, लेकिन उसी दौरान इस ट्रॉफी जीतने के बाद उसके बाप ने उसे अपना बिज़नेस एम्पायर इसके हैंड ओवर कर दिया, जो कि था एक मेटल कंपनी। और जैसे ये मेटल कंपनी इसके पास आई है, इसने जब बिज़नेस के ऊपर काम किया तो वो पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गए। इबन ने गोल्फ को छोड़ दिया और वो पहले से भी ज़्यादा अमीर हो चुका था। उसने बहुत बड़े-बड़े मैंशन्स, घोड़ों के अस्तबल यूके के अंदर बाय कर लिए थे और इसने प्राइवेट बॉक्स, स्टेडियम जो बेसबॉल के होते हैं, वो भी अपने खुद के बाय कर लिए थे। इसकी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट चल रही थी, लेकिन एक दिन 1927 के अंदर इबन उस वक़्त 47 साल का हो चुका था। ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, एक फुटबॉल का मैच देखने के लिए जा रहा था। ऐसे ये मैच देख के वापस आ रहा था तो ट्रेन के ऊपर जो बेड लगे होते हैं, ये वहाँ पर उसके ऊपर सो रहा था, रेस्ट कर रहा था सफ़र के दौरान। अचानक ही कोई वजह बनी है कि ये सोते हुए उस बेड से नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गया। जैसे वो नीचे गिरा है, वो खड़ा हुआ है तो उसने देखा कि उसकी एक बाजू के अंदर बहुत ही शदीद दर्द हो रहा था। तो पहले तो उसे लगा कि अच्छा ये शायद वो उस चोट का थोड़ा-सा असर है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा, लेकिन जब वो घर पहुँचा वो दर्द वैसे का वैसे ही था और बहुत ज़्यादा तेज़ था। और लगातार कई दिनों तक ये दर्द जब गायब नहीं हुआ तो वो एक फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास गया और उसे जाके इस दर्द के बारे में बताया और पूरा इंसिडेंट बताया कि उसके साथ हुआ क्या था। जब फिज़िकल थेरेपिस्ट ने उसका मुआयना किया तो उसने देखा कि इसकी हड्डी वगैरह कुछ भी टूटा नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से दर्द आ रहा है, मेबी कोई इंटरनल मसल फ्रैक्चर हो गया हो या ऐसा कुछ। तो उसने उसे बताया कि तुम्हारी हड्डी वगैरह बिल्कुल सही सलामत है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस छोटा-सा एक ज़ख्म है। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि मार्केट के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट आया है, जो कि ईज़िली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन एक इंसान जो तुम्हारे जितना अमीर है, वो उसे ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है। उसने उसे बताया कि ये
पेन रिलीफ के लिए सबसे बेस्ट है, ये एनर्जी को बूस्ट करता है और ओवरऑल जो इंसान की सेहत है, उसे बूस्ट करता है। ये ड्रिंक जो है किसी जादू से कम नहीं है और इसका नाम है रेडी थॉट। इवन क्योंकि अमीर था तो इसने फ़ौरन ही इसे बाय कर लिया। इसके लिए वो पैसों वाला तो कोई मसला था ही नहीं। उसके फिज़िकल थेरेपिस्ट ने जो उसे अमाउंट बताई थी, इसने वो लिया और उसने वो पहले दिन ही जैसे ही उसे पिया है तो उसने फ़ौरन से फ़ील किया कि उसकी बॉडी के अंदर जो वो पेन था, वो ख़त्म हो गया और जो उसके दर्द तो ख़त्म हो ही गया, इसकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो चुकी थी। वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। 47 साल की उम्र में उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो फिर से जवान हो चुका है। उसकी एनर्जी जो है जिस तरह उसकी जवानी के दिनों में इसके अंदर मौजूद थी, बिल्कुल वैसे ही इसे वो एनर्जी मिल गई थी। उसे इतना ये पसंद आया कि पहले तो वो जो उसे प्रिस्क्राइब किया हुआ था, जो अमाउंट इसे प्रिस्क्राइब की थी, ये उतनी पीता रहा। लेकिन जब इसने देखा कि इसका तो बेनिफिट इसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये लगातार महीनों तक उस चीज़ को पीता रहा और इसने जैसे वो दर्द चला भी गया, इसने उसे छोड़ा नहीं और वो लगातार इसकी अमाउंट को बढ़ाता जा रहा था। पहले जो रेडी थोर की मिकदार वो चंद स्पून्स के अंदर ले रहा था, इसने वो बढ़ा दी थी। यहाँ तक कि वो हर घंटे के अंदर 1 स्पून लेने लग गया था। और आहिस्ता-आहिस्ता ये इसकी एक एडिक्शन बन चुकी थी और वो डेली लगातार ये बोतलें पीने लग गया। और ये सिलसिला सालों तक चला गया। तो रिपोर्ट ये किया जाता है कि वो एक दिन में 3-3 बोतलें भी इस रेडी थोर की पी जाता था। और एक दिन जैसे ये उठा है, बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी। तो इसका जो नीचे वाला जबड़ा है, ये अचानक ही बिल्कुल बेकाबू हो गया, नीचे को गिर गया और इसका मुँह बिल्कुल खुले का खुला रह गया। इसने कोशिश की उसे बंद करने की, लेकिन ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स ही असल में टूट चुके थे। तो इसके मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसने फ़ौरन ही इमीडिएटली अपने डॉक्टर से राब्ता किया। 1931 में जब ये उसके साथ ये वाक़या हुआ, डॉक्टर्स ने जब इसकी ये हालत देखी है, उन्होंने कहा कि इस वक़्त अब ये जो इसका जबड़ा है, ये वापस इसकी स्कल के साथ जुड़ नहीं सकता। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हमें इसका ये जो स्कल है, वो उतारना ही हो। और इसका जो रीज़न था, वो वही पानी था जो वो इतने सालों से कंज़्यूम करता आ रहा था। रेडिथोर असल में एक रेडियो एक्टिव वाटर था, जो कि रेडियम के साथ जो उस पानी के अंदर रेडियम को मिलाया हुआ था। क्योंकि उस ज़माने में लोग समझते थे कि रेडियम जो है, वो एक एक तरह का एक जादू है, एक क्योर है बीमारियों का। लेकिन ये बाद में पता चला कि ये तो पूरा का पूरा ज़हर है इंसानियत के लिए। क्योंकि उस पानी के अंदर रेडिएशन इतनी खतरनाक थी, आहिस्ता-आहिस्ता उसके जिस्म के अंदर जो उसकी जो हड्डियाँ थी, वो नरम होना शुरू हो गईं, वो एक तरह से भुरभुरी सी हो गई और उसके जो सर के अंदर, उसकी खोपड़ी के अंदर सुराख होने लग गए और 1932 के अंदर वो मर गया। तो साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर तजर्बा किया कि आखिर इसकी हालत ये कैसे हुई, तो उन्होंने देखा कि इसकी जो बॉडी थी वो लगातार रेडियो एक्टिव वेव्स जो है वो इमिट कर रही थी और उसका जो पूरा का पूरा जिस्म था वो रेडियो एक्टिव हो चुका था। जब वो मर गया था उसका कफ़न जो है वो भी एक पूरी तरह से रैप किया गया था कुछ मटीरियल्स के साथ जिससे कि जो रेडियो एक्टिव वेव्स उसके जिस्म से निकल रही हैं, वो ज़मीन के अंदर ना फैलें। क्योंकि जहाँ-जहाँ भी वो रेडियो एक्टिव वेव्स फैलेंगी वहाँ पर दोबारा से खेती नहीं हो सकती और वो जगह जब पॉइज़नस हो जाएगी तो वो जो उसके साथ वहाँ पर जो भी चीज़ होगी, जहाँ पर वो एरिया जो है वो पूरी तरह से हर चीज़ के लिए रहने के काबिल नहीं होगा। वहाँ पर अगर कोई चीज़ गिर गई तो वो भी एक ज़हर बन जाएगी। और इवन के जैसे ही उसे दफना दिया गया, साइंटिस्ट ने वेट किया और उन्होंने सालों बाद लाइक डेकेड्स लेटर 30 साल बाद इवन कि जब साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी को निकाला और उन्होंने सोचा कि शायद अब इसकी जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं वो खत्म हो गई होंगी या कम हुई होंगी। लेकिन जब उन्होंने डिस्कवर किया कि इसके जिस्म से अभी भी उतनी ही रेडिएशन निकल रही है, जितनी कि इसे दफनाने के वक़्त निकल रही थी इसके जिस्म से। तो ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इसकी मौत से थोड़ी देर पहले ही ली गई थी, जिसमें इसका नीचे वाला जबड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा आपको, क्योंकि ये अलग हो चुका था। ये एक यादगार है कि एक मोजज़ाती दवाई असल में क्या थी। तो ये तीसरी स्टोरी जो मैं सुनाने वाला हूँ, ये बिल्कुल ही फ़िक्शन लगेगा आपको कि जैसे मैं किसी मूवी का कोई प्लॉट आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन ये असल में एक रियल वाक़या है, जो कि 2012 में हुआ था। तो ये 3 दिसंबर 2012 की बात है। ये न्यूयॉर्क के अंदर एक सबवे स्टेशन की बात है जो टाइम्स स्क्वेयर से थोड़ा फासले के ऊपर है। एक फ्रीलांस फोटोग्राफर जिसका नाम उमर अब्बासी है, वो इसी सबवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने जाके टिकट बाय की और उसके बाद वो प्लेटफ़ॉर्म की तरफ चला गया और वहाँ पर जाके ट्रेन का वेट करने लगा।
वो वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे और उन्हीं के दरमियान में से होता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ वो उस प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचा, जहाँ पर ट्रेन ने आके रुकना था। प्लेटफ़ॉर्म लोगों से भरा हुआ था, बहुत सारे लोग जो हैं वो उमर की तरह ही ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे ताकि वो अपनी मंज़िल तक पहुँच सकें। प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक येलो लाइन जो है वो पेंट की गई थी, वो लोगों की वो गाइडेंस के लिए थी कि इससे आगे कोई भी इंसान ना बढ़े। कहीं वो इस वजह से कि जैसे ट्रेन आएगी और वो इस लाइन को अगर उन्होंने क्रॉस किया हुआ तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रेन के साथ टकरा जाएँ और फिर एंडिंग जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। तो सब लोग उस लाइन से बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे और सब लोग उस वक़्त कोई भी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था एक-दूसरे के साथ, सभी अपने मोबाइल के अंदर लगे हुए थे। कुछ लोग जो बुक्स के शौकीन थे अपनी बुक्स पढ़ रहे थे। अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर वो सब के सब लगे हुए थे। उमर ने जैसे ही आके पूरे प्लेटफ़ॉर्म का जायज़ा लिया, उसने देखा कि उसकी राइट साइड के ऊपर जगह है जो कि वहाँ पर लोगों का हजूम कम है। तो वो उस तरफ को चला गया जो कि लाइन उस येलो लाइन से बिल्कुल उसके करीब थी और लोगों का रश भी यहाँ पर कम था। वो अपने कैमरा को टटोलने लग गया और वहाँ पर उसमें जो इमेजेस क्लिक्स की हुई थी, उन्हें वो देखने लग गया कि कौन-सी अच्छी इमेजेस हैं और कौन-सी इमेजेस सही नहीं है और उन्हें डिलीट करने लग गया। बेसिकली वो अपना काम करने लग गया उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वहाँ पर ट्रेन का वेट करते हुए। इसी काम करने के दौरान उसने अचानक थोड़ी देर बाद सुना है कि 2 आदमी जो है वो बहुत ऊँची-ऊँची बहस कर रहे हैं और जैसे उसने नज़रें उठा के उनकी तरफ देखा है, वो उससे कोई ज़्यादा दूर नहीं थे। ये तकरीबन 100-120 फुट का फ़ासला होगा लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा ऊँची थी और इसने पूरे के पूरे क्राउड का जो उस वक़्त प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर क्राउड मौजूद था, उनका अटेंशन भी घेर लिया था। क्योंकि इनकी लड़ाई हर सेकंड के साथ तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और बदतमीज़ी बढ़ती जा रही थी। और जो लोग उन 2 आदमियों के आस-पास खड़े थे, वो भी साइड पे हटने लग गए क्योंकि कोई भी इनकी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। और ये बड़े शहरों के अंदर एक नॉर्मल सी बात है, कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई लड़ाई हो रही है, लोग देखते हैं और उसके बाद छोड़कर अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। उमर वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसने अपने कैमरा से तस्वीरें क्लिक करना स्टार्ट कर दी क्राउड की और इधर-उधर जो उसे स्पॉट्स अच्छे लग रहे थे उन जगहों की। अचानक ही उमर ने एक तेज़ चीख की आवाज़ सुनी। उसने जैसे ही उस आवाज़ की तरफ देखा, वो एक औरत की आवाज़ थी और लोग जो हैं वो बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म्स के से पीछे की तरफ को भागना शुरू हो गए, वो पूरी तरह से एक मेस क्रिएट हो गया था। लेकिन जिस औरत की आवाज़ उमर ने सुनी थी, जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो एक जगह पे पॉइंट आउट कर रही थी। जब उसने उसकी उँगली की सिमत को देखा, वहाँ पर उसने देखा कि जो 2 आदमी उस वक़्त आर्ग्यू कर रहे थे, उनमें से जो एक आदमी था, वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर गिर चुका था। उसने अपने कैमरे के ज़रिए जैसे ही देखा है, उसने ज़ूम इन किया तो देखा वहाँ पर सच में एक आदमी जो है वो गिरा हुआ था, लेकिन वो एक तरह से एक सब्सटेंस के अंदर था। उसने क्या नाम है, अपने होश में वो मुकम्मल तौर पे नहीं था। उफ़र ने फ़ौरन से अपना कैमरा पकड़ा, वो प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा-सा आगे गया और उसने देखा कि वहाँ से ट्रेन आ रही है। ट्रेन की जो लाइट्स थी वो उस इंसान के बिल्कुल चेहरे के ऊपर पड़ रही थी और उसके अंदर एक तरह का खौफ और मौत का डर उसकी आँखों के अंदर साफ नज़र आने लग गया। उमर ने जैसे ही ये चीज़ देखी है, उसने अपना कैमरा जो है वो ट्रेन की तरफ उसका रुख किया और लगातार वो कैमरे के ऊपर क्लिक्स करता जा रहा था ताकि उसका ये था कि शायद मेरे इन जो शटर का फ्लैश जो है, कैमरे का जो फ्लैश है, वो जो ट्रेन का ड्राइवर है उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर सके और उसे वो बता सके कि ट्रेन को वो रोक दे यहीं पर क्योंकि यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है क्योंकि वो बंदा ट्रैक्स ट्रैक्स के बिल्कुल ऊपर गिरा हुआ है। जो बंदा ट्रैक्स के ऊपर गिरा हुआ था, वो बहुत ही कमज़ोर सिचुएशन के अंदर था क्योंकि वो अपने पूरे होश के अंदर नहीं था। उसने कोशिश की थी कि वो अ, वापस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ जाए लेकिन उसकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर थी कि वो ऊपर नहीं चढ़ सका। और जब उसने ये अपनी हालत देखी है कि वो अब ऊपर नहीं जा सकेगा, उसने फ़ौरन ही ट्रेन की तरफ देखा है, अपना चेहरा ट्रेन की तरफ कर दिया और कुछ ही सेकंड्स के बाद ट्रेन उसे उसके ऊपर से गुज़र गई और वो नहीं बच सका। जो आदमी उस वक़्त ट्रेन के साथ टकरा कर मर गया था, उसका नाम था काई साकान। उसकी एज थी 58। जो दूसरा आदमी था जिसके साथ काई साकान की बहस चल रही थी, उसकी उम्र थी 30 साल और उसका नाम था नईम डेविस और नईम डेविस को उसी वक़्त पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसने क्लेम किया कि ये मैंने जो कुछ भी किया है सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है और जो रही बात काई साकन को के गिरने की, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। उसने खुद ब खुद ही अपने आप को धक्का दे दिया था क्योंकि वो अपनी होशो-हवास में नहीं था। हमारे दरमियान बहस हो रही थी और अचानक ही उसने मुझे धक्का दिया या मैंने उसे धक्का दिया। वो खुद ब खुद डिसबैलेंस हो गया और वो नीचे गिर गया। अगले ही दिन उमर की वो तस्वीरें जो उसने उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ली थी, न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर वो छप गईं। उसकी ये तस्वीरें फ्रंट पेज के ऊपर छपी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था डूम्ड और ये वो तस्वीरें थी जो काई की उसने खींची थी
उस इम्पैक्ट से कुछ ही देर पहले की। जैसे ये तस्वीरें पब्लिक तक पहुँची हैं, वहाँ पर तो एक आउटरेज फैल गया। लोग गुस्से के अंदर आ गए कि डेविस को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि लोगों ने उसी वक़्त अज़्यूम कर लिया था कि डेविस ही गलत है और यही गिल्टी है, इसी ने काई को धक्का दिया है। लेकिन 5 साल के बाद डेविस को छोड़ दिया गया। क्योंकि एविडेंस के अंदर देखा गया कि काई जो है वो बिल्कुल ड्रंक था उस टाइम के ऊपर, वो अपने होश में नहीं था और उसी ने ये लड़ाई स्टार्ट की। डेविड ने कई दफ़ा इस चीज़ को रोकने की कोशिश की थी कि ये बहस ना हो, हमारे दरमियान कोई भी जो बात है वो एक अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन क्योंकि काई उस वक़्त अपने होश में नहीं था तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सका। काई ने डेविस का गिरेबान पकड़ा और उसे धक्का दिया था, लेकिन क्योंकि काई उस वक़्त अपने वो होश के अंदर नहीं था, उसके अंदर वैसे जान नहीं थी जिस तरह एक नॉर्मल होश के अंदर इंसान को होती है। तो जैसे उसने धक्का दिया, वो खुद क्या नाम है पीछे की तरफ को वो उसे भी धक्का लग गया अपनी ही ताकत का और वो बैलेंस नहीं रख पाया और 2-3 कदम पीछे चलने के बाद डिसबैलेंस होके वो ट्रैक्स के ऊपर गिर गया। उसने जंप नहीं किया था, उसने कोई फ़ोर्स नहीं लगाई थी पटरियों के ऊपर गिरने की, ना डेविस ने उसे क्या नाम है धक्का दिया था। वो बस बैलेंस अपना बरकरार नहीं रख सका और वो नीचे गिर गया। और इसी तरह ये तस्वीरें बदनाम हो गईं। बहुत सारों को लगता है कि ये एक मर्डर रिकॉर्ड हो चुका है इन तस्वीरों के अंदर। लेकिन रियलिटी के अंदर एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट जो है, वो इन तस्वीरों के अंदर जमा हो गया। तो ये थी आज की स्टोरीज़। मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्रीपी और ट्रेजिक कौन-सी लगी? इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और यार मैं अभी क्या नाम है न्यू वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को और सपोर्ट करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के ऊपर डेडिकेट हो सकूँ और मज़ीद लॉन्ग वीडियोस ला सकूँ ऐसी।